नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू करते हैं यूनिट 12 पार्ट 1 द फैमिली चाइल्ड बेयरिंग स्टेज। ये फैमिली लाइफ साइकिल का एक बहुत ही फंडामेंटल स्टेज है, एक ऐसा मोड़ जो किसी भी कपल की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में घुसने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। जब आप परिवार या फैमिली शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके लिए पर्सनली इस शब्द का क्या मतलब है? इस ख्याल को जरा पकड़ के रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि सोशियोलॉजी इस कॉन्सेप्ट को यानी परिवार को कैसे डिफाइन करती है। हम शुरुआत करेंगे फैमिली के एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, बर्जेस एंड लॉक ने 1953 में एक क्लासिक डेफिनेशन दी थी। उनके हिसाब से फैमिली क्या है? ये लोगों का एक समूह है जो शादी, खून के रिश्ते या अडॉप्शन से एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात ये है कि ये लोग आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं अपने अपने सोशल रोल्स के हिसाब से, जैसे माँ बाप, बच्चा या भाई बहन। मोटा मोटा देखा जाए तो हमें 3 तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। पहला, न्यूक्लियर फैमिली यानी मियाँ बीवी और उनके बच्चे। फिर आती है जॉइंट फैमिली जो इसी का एक एक्सटेंशन है। इसमें अक्सर शादीशुदा बेटे और उनके परिवार भी साथ रहते हैं। और आखिर में है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें और भी रिश्तेदार हो सकते हैं जैसे चाचा चाची, मामा मामी। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि फैमिली क्या है। अगला सवाल है, फैमिली करती क्या है? सोसाइटी में इसका आखिर काम क्या है? चलिए परिवार के कुछ मुख्य कामों को देखते हैं। सबसे फंडामेंटल फंक्शन है प्रोक्रिएशन, यानी वंश को आगे बढ़ाना। एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव से इसे एक मैरिड कपल की लीगल और मॉरल जिम्मेदारी माना जाता है ताकि सोसाइटी आगे बढ़ती रहे। ये अगली जनरेशन की नींव है। एक और बहुत ही जरूरी रोल है केयर गिविंग का। परिवार अपने सदस्यों के लिए, खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। क्राइसिस के टाइम, बीमारी में या बुढ़ापे में परिवार ही सबसे पहला सहारा होता है। इसके अलावा फैमिली के और भी कई ज़रूरी काम हैं। ये सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करती है, छोटे बच्चों की परवरिश करती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देती है। और शायद सबसे ज़रूरी, ये हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है, एक अपनेपन का एहसास। और हाँ, हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़ एक जनरेशन से दूसरी तक परिवार के जरिए ही तो पहुँचती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर स्थिर नहीं है। ये हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, परिवार का बदलता हुआ स्वरूप। ये स्लाइड एक बहुत क्लियर बदलाव दिखाती है। देखिए, इंडिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज से शिफ्ट होकर लोग अब छोटे न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स की तरफ जा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि प्योरली पेट्रियार्कल डिसीजन मेकिंग से अब फीमेल हेडेड फैमिलीज की तरफ भी एक शिफ्ट है। फैमिली का साइज छोटा हो रहा है। पहले 5-6 बच्चे होते थे, अब 1 या 2 का नॉर्म है। और लाइफ लॉन्ग मैरिज के साथ साथ सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी बढ़ रही हैं। तो ये बदलाव आ क्यों रहे हैं? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। लोग काम के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, और कोहैबिटेशन यानी बिना शादी किए साथ रहना, ये सब नए तरह के फैमिली स्ट्रक्चर्स को जन्म दे रहे हैं। इस बदलते हुए परिवार के कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम आते हैं अपने कोर टॉपिक पर। ये वही ट्रांजिशन का पल है जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। वो स्टेज जब एक कपल फैमिली शुरू करने का फैसला लेता है, द चाइल्ड बेयरिंग स्टेज। बच्चा पैदा करने का फैसला, खासकर इंडिया में, सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं होता। इस पर कई सोशल फैक्टर्स का गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी शादी के थोड़े टाइम बाद ही बच्चे के लिए प्रेशर आने लगता है। फिर है सोशल एक्सेप्टेंस, जहां बच्चों वाले परिवार को ज्यादा जिम्मेदार समझा जाता है। रिलीजन भी प्रोक्रिएशन को एक धार्मिक कर्तव्य मानता है। फिर अकेलेपन को दूर करना, एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग पाना और परिवार का नाम आगे बढ़ाना, ये सब पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं। खासकर मोक्ष की धारणा, जहां ये माना जाता है कि पुत्र के हाथों से अंतिम संस्कार होने पर मुक्ति मिलती है। तो ठीक है, जब बच्चा आ जाता है उसके बाद क्या होता है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर फोकस करता है, एक शिशु का शुरुआती विकास यानी एन इन्फेंट्स इनिशियल डेवलपमेंट। ये टेबल एक बच्चे के मोटर डेवलपमेंट का टाइमलाइन दिखाता है। देखिए, लगभग 6 हफ्ते में बच्चा अपना सर उठाना सीख जाता है। 7 महीने तक वो आमतौर पर अकेले बैठ सकता है और करीब 12 महीने यानी 1 साल का होते होते वो अक्सर अपने आप चलना शुरू कर देता है। ये फिजिकल ग्रोथ का एक काफी प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी होता है। एक शिशु पहले अपने और दूसरों के शरीर में फर्क करना सीखता है। लगभग 15 महीने में वो आईने में खुद को पहचानना शुरू कर सकता है।
वो फैमिली मेंबर्स से अटैच होता है, दूसरे बच्चों के साथ रहना एंजॉय करता है और अपने सेम सेक्स पेरेंट को इमिटेट करने लगता है। इस शुरुआती इमोशनल डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मुस्कान यानी स्माइल। शुरू में बच्चे की स्माइल सिर्फ एक फिजिकल रिफ्लेक्स होती है, लेकिन लगभग 10 हफ्ते तक ये एक सोशल स्माइल बन जाती है। मतलब वो किसी इंसान का चेहरा देखकर रिएक्ट करता है, और ये स्माइल बॉन्डिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। पहले साल के दूसरे हिस्से में इमोशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। गुस्सा और डर जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये वही टाइम है जब स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है, जब बच्चा अनजान लोगों से डरने लगता है। तो इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आप सब फ्यूचर काउंसलर्स हैं। ये सारी बुनियादी बातें समझना कि परिवार क्या है, उसका स्वरूप कैसे बदल रहा है और एक बच्चे का शुरुआती डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब आपको मॉडर्न इंडियन फैमिली के रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने में कैसे मदद करेगा। इस पर ज़रूर सोचिए। थैंक यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम चाइल्ड बियरिंग फैमिलीज के सेकंड पार्ट को समझेंगे, जो एक परिवार की लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जैसे ही एक नए मेंबर की एंट्री होती है, फैमिली डायनामिक्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ बदल जाता है। इट्स अ कंप्लीट शिफ्ट। इस लेक्चर में हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे, बच्चे के डेवलपमेंट से लेके मॉडर्न सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं वहां तक। सबसे पहले चलिए उस नन्हे जीनियस के मन में झांकते हैं और देखते हैं कि पहले 2 साल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिर होता कैसे है। Now, what's really interesting here is how systematically a baby's brain develops, जैसा कि पियाजे ने बताया, from simple reflexes, to intentional actions. It's a fascinating journey. इस स्टेज पे एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब आउट ऑफ साइट अब आउट ऑफ माइंड नहीं होता। The baby starts to understand that things exist even if they can't see them. And this brilliantly illustrates the concept. Peekaboo सिर्फ एक गेम नहीं, ये बच्चे के लिए एक important cognitive lesson है. It's quite literally a learning tool. Let's move on and see how this builds. अब आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, जो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन की नींव रखता है। ये टाइमलाइन दिखाता है कि बच्चे लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं। सिंपल साउंड से शुरू करके शॉर्ट सेंटेंसेस तक। It happens so fast. बोलने से पहले बच्चे इशारों से कम्युनिकेट करते हैं, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ दिखाने के लिए और कुछ मांगने के लिए। इट्स देयर फर्स्ट वे ऑफ टेलिंग अस व्हाट दे आर थिंकिंग। एक बच्चे के आने से सिर्फ बच्चा ही नहीं बदलता, माँ बाप की पूरी दुनिया बदल जाती है। देयर एंटायर वर्ल्ड इज रीडिफाइंड। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फादर का रोल अब सिर्फ ब्रेडविनर का नहीं रहा। इमोशनल सपोर्ट से लेके चाइल्ड केयर तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं, एंड इट्स अ रियली पॉजिटिव चेंज। सिमिलरली मदर के लिए ये एक मेजर लाइफ एडजस्टमेंट होता है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ केयर लर्न करना बहुत जरूरी है। इट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग। और इस सफर में एक्सटेंडेड फैमिली, खासकर ग्रैंड पेरेंट्स, एक अनमोल सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। देयर एक्सपीरियंस इज जस्ट इनवैल्यूएबल। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ब्रॉडर सोसाइटल फैक्टर्स पेरेंटहुड को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिकॉज नो फैमिली लिव्स इन अ बबल, राइट? आजकल बच्चा कब करना है ये डिसीजन सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि फैमिलियल और सोसाइटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। इट्स अ रियली कॉम्प्लेक्स चॉइस। एजुकेटेड वुमेन के वर्कफोर्स में आने से एक नया कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, करियर एस्पिरेशंस और मदरहुड के बीच बैलेंस बनाना। दिस इज अ ह्यूज टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन टुडे। स्टडीज शो करती हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन और करियर गोल्स की वजह से मदरहुड को ऑफ्टन पोस्टपोन किया जाता है। द डेटा इज क्वाइट क्लियर ऑन दिस। नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आते हैं नए चैलेंजेस और स्ट्रेस। लेट्स टॉक अबाउट देम, बिकॉज इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेरेंटहुड जर्नी। तो आखिर नए पेरेंट्स के लिए स्ट्रेस के मेन सोर्सेज क्या हैं? इसे समझना उन्हें सपोर्ट करने का पहला स्टेप है। वी हैव टू नो व्हाट वी डीलिंग विद। स्ट्रेस फिजिकल हो सकता है, जैसे नींद की कमी और काम का बोझ, और साइकोलॉजिकल भी, जैसे एंजाइटी और सपोर्ट की कमी फील करना। दे ऑफन गो हैंड इन हैंड। So, the crucial point is that a baby's arrival is not an addition. It's a complete transformation of the family system. Everything changes. तो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इस बदलती दुनिया में जहां न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं और महिलाएं काम कर रही हैं, हम फैमिली सपोर्ट को कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम हमारे कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 12 का पार्ट 3, चाइल्ड बेयरिंग फैमिलीज।
हम जानते हैं कि एक नया बच्चा घर में ढेर सारी खुशियां लाता है, लेकिन उन खुशियों के पीछे नए पेरेंट्स को कुछ हिडन प्रेशर्स, कुछ स्ट्रेसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये स्ट्रेसेस क्या हैं और आज की मॉडर्न दुनिया में ये कैसे बदल रहे हैं? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक नया बेबी लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। ये बात तो हम सब जानते हैं। लाइफ में बहुत से इनक्रेडिबल मोमेंट्स आते हैं, लेकिन इस खुशी के साथ चैलेंजेस का एक नया सेट भी आता है, ऐसे स्ट्रेसर्स जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। आज हम आपसे इन्हीं प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे कि ये आखिर हैं क्या। पेरेंटहुड का सफर सिर्फ एक नया चैप्टर नहीं है, ये एक कपल की लाइफ का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग है। सोच के देखिए, जिस पल एक हस्बैंड और वाइफ, फादर और मदर बनते हैं, उनके रोल्स, उनके रिश्ते, उनकी जिम्मेदारियां, सब कुछ फंडामेंटली बदल जाता है। ओके, सो इन प्रेशर्स को समझने के लिए हम कोर रिसर्च को देखेंगे। आपके सोर्स मटेरियल में रिसर्च के मुताबिक 3 मेन कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस हैं जो नए पेरेंट्स फेस करते हैं: साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो चलिए एक एक करके इन सबको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस। ये वो इंटरनल प्रेशर्स हैं जो मन और इमोशंस पर बोझ डालते हैं। ये अक्सर बाहर की दुनिया को दिखते नहीं है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये स्लाइड कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल हर्डल्स को दिखा रही है। हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स यानी पीबीडी जैसे कंडीशंस की, या फिर एक बीमार या डिसेबल्ड बच्चे के जन्म से आने वाली एंग्जाइटी की। कभी कभी तो बीबी के जेंडर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट भी एक बड़ा स्ट्रेस बन जाता है, और अगर पार्टनर एब्सेंट हो तो इमोशनल स्ट्रेन और बढ़ जाता है, और सिंगल पेरेंट्स के लिए तो ये बोझ इफेक्टिवली डबल हो जाता है। और हाँ, कपल के रिश्ते और डेली रूटीन में जो बदलाव आते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। चलिए पीपीडी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ बेबी ब्लूज या सिंपल मूड स्विंग्स नहीं है। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर एक क्लिनिकल स्ट्रेस है जो डिलीवरी के बाद वुमेन को अफेक्ट करता है, और अगर इसे एड्रेस ना किया जाए तो इसके पूरी फैमिली के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये नंबर देखिए, काफ़ी शॉकिंग है। 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स। स्टडीज बताती हैं कि टीनेज मदर्स को पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स होने का रिस्क 30 से ऊपर की मदर्स से 2.5 गुना ज़्यादा होता है। क्यों? अक्सर इसके पीछे रिसोर्सेज की कमी होती है, स्कूलिंग कम, सेल्फ एस्टीम कम, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट की कमी। तो ये तो हुई मन के अंदर की लड़ाई। इसके अलावा नई फैमिलीज को बाहर से भी बहुत प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं। ये है इकोनॉमिक और सोशल बर्डन्स, यानी पैसे की चिंता और समाज की एक्सपेक्टेशंस, जो स्ट्रेस की एक और लेयर जोड़ देते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रेसेस सीधे सीधे पैसे से जुड़े होते हैं, जैसे बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना, या फिर ये महसूस करना कि पर्सनल करियर एस्पिरेशंस को होल्ड पे रखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सोशल स्ट्रेसेस समाज से आते हैं, जैसे फैमिली शुरू करने का प्रेशर, या फिर एक नई बहू के लिए अपने हस्बैंड की फैमिली में एडजस्ट करने का स्ट्रेस, जो बच्चा होने के बाद और भी बढ़ सकता है। तो ये सारे स्ट्रेसेस आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, खासकर इंडिया जैसी जगह पर, कैसे बदल रहे हैं? जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, फैमिली स्ट्रक्चर्स भी बदल रहे हैं, और इसके साथ स्ट्रेस और सपोर्ट का नेचर भी इवॉल्व हो रहा है। इंडिया में ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली सिस्टम एक इनबिल्ट सपोर्ट नेटवर्क देता था। चाचा, चाची, दादा, दादी सब बच्चे को पालने में रोल निभाते थे। लेकिन अब स्ट्रक्चरल डिसोल्यूशन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ गया है। इसका मतलब सारी जिम्मेदारी अब सीधे उस यंग कपल के कंधों पर आ जाती है। सपोर्ट सिस्टम छोटा हो गया है, जबकि प्रेशर बढ़ गया है। ये कोट आज के डिलेमा को बिल्कुल अच्छे से कैप्चर करता है। आज की पढ़ी लिखी एम्पावर्ड वुमेन कॉन्स्टेंटली मल्टीपल रोल्स में जगल कर रही हैं, घर और करियर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये एम्पावरमेंट नई अपॉर्चुनिटीज तो लाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक नए तरह के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा करती है। लेकिन जैसे जैसे पुराने सपोर्ट सिस्टम कम हो रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि उनकी जगह लेने के लिए नए सिस्टम्स भी सामने आ रहे हैं। औरतें एजुकेशन और एम्पावरमेंट से ज्यादा अवेयर हो रही हैं। मीडिया प्रोग्राम्स चाइल्ड केयर के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। डे केयर जैसी फैसिलिटीज अब आम हो रही हैं। और शायद सबसे जरूरी, जेंडर रोल्स बदल रहे हैं, जहां फादर्स अब बच्चों की परवरिश में एक ज्यादा एक्टिव रोल ले रहे हैं। तो हमने देखा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो रहा है। पुराने सपोर्ट सिस्टम्स खत्म हो रहे हैं और नए सिस्टम्स उनकी जगह ले रहे हैं। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। इस बदलाव के दौर में एक मॉडर्न फैमिली को सपोर्ट करने में सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल क्या होना चाहिए? ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है। थैंक यू।